अबे भूतनी के एक बात बता, जब तेरे पास आ जाता है हनुमान तो हनुमान पर तुझे विश्वास नहीं है? तेरी रक्षा नहीं कर पाते हनुमान? है सरकार से संविधान के माध्यम से Z+ सुरक्षा लेके घूम रहा है। बताओ ये पाखंडी, कोई चमत्कारी है तो जब मंत्र मार के भस्म कर देता है तो इसे सुरक्षा की क्या जरूरत है भाई? ये बता जल्दी से। ये दिल्ली में आ रहा फिर पाखंड फैलाने भूतनी का। ये माताओं बहनों को पता क्या कहता है? तुम्हें नहीं पता, खाली प्लॉट बताता है? तो ये बतावे, ये जो बांदा की जो जज है इसकी रजिस्ट्री करने के चक्कर में कौन सा जज लगा है? ये बता भूतनी के, उसका नाम खोल, बता, उसको दे दंड। समझे नहीं? महिला जज नहीं है इनके शासन में सुरक्षित, वो चिल्ला रही है। जो सुप्रीम कोर्ट से जज रिटायर होते हैं वो कहते हैं कि हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? जब लोकतंत्र की हत्या होती है, जब न्याय इंसाफ नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं युवाओं में एक असंतोष उठता है। उसी का नतीजा है कि पीले रंग का जो उन्होंने स्प्रे उड़ाया, पीले रंग का मतलब दिखाई देता है भगत सिंह की पगड़ी से कि रंग दे बसंती चोला, क्रांति का एक सम्मान। उन्होंने एक युद्ध की बात की है और इन बच्चों को इनाम देना चाहिए कि तुमने सुरक्षा की जो चूक बताने का काम किया, हमें अच्छा हुआ पता चल गया, वरना कोई आतंकवादी घुस गया होता तो ये नया संसद स्वाहा हो गया होता और सबकी राख और सब हो जाते खाक। UAPA काय का लगेगा? काय का UAPA लगेगा? ये तो इन्हें बता दिया। जब कहते थे कि मोदी चौकीदार, सारे कहते थे हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। चौकीदारी कहाँ को घुस गई पिछवाड़े में? ये बिना चौकीदारी को घुस गए अंदर। सुरक्षा व्यवस्था कहाँ गई तुम्हारी? सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक जिसमें दिया इन क्रांतिकारियों ने थूक, और इन्हें बता दिया कि बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं कि हमारे शासन में कोई पत्ता भी नहीं, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये कैसे घुस गए? इनकी सुरक्षा की चूक इन्होंने बताई इन बच्चों को। मेरी बात सुन लो, ये जो आतंकवादी और इस तरीके का जो तमके लगा रहे हैं इन बच्चों के ऊपर, इनको तो बल्कि और इनाम देना चाहिए इन बच्चों को, बुला के सम्मान से कि आपने कम से कम बताने की ये तो बताया कि हमारी सुरक्षा में चूक है। और कहीं इनकी जगह वाकई आतंकवादी या देशद्रोही होते तो क्या करते? आतंकवादी देशद्रोही कभी भारत माता की जय नहीं लगाते नारे, समझे? कभी वंदे मातरम नहीं कहते, कभी जय भीम नहीं कहते। मेरी बात सुन लो, ये नहीं नारे लगाते। जय भीम वाले, संविधान को मानने वाले संविधान के विरोध में कैसे चल सकते? मगर उन्हें अधिकार दिया है ना संविधान ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का। है ये छापा मार कार्रवाई के तहत आप इसको प्रदर्शन कह सकते हैं। ये छापा मार कार्रवाई के तहत प्रदर्शन हुआ है। पास जो जारी किए गए तो बीजेपी के सांसद के द्वारा किए गए थे, उन्होंने पास जारी किए। हाँ तो उसको बनाओ ना भाई, इनको आतंकवादी को बनाया, उसे बनाओ देशद्रोही। उसके ऊपर एक भी सवाल नहीं उठाया इन्होंने, क्योंकि इनके जो हैं वो सब कुछ कर लें। इसको आक्रोश कह सकते हैं, युवाओं का आक्रोश कह सकते हैं। कहीं ना कहीं भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की जो देन थी उसी के पदचिन्हों पर कहीं ना कहीं बच्चों ने उससे कहीं ना कहीं सीख ली। और ये तो शुक्र मानो कि ये कोई बारूद का बम का गोला नहीं लेके गए, तमंचा नहीं लेके गए, हथियार नहीं लेके गए। अगर लेके गए होते ना तो ये जितने चौथ चला रहे हैं ना आज कहीं ना कहीं रो रहे होते, समझे नहीं? आज जरूरत है, इन्होंने आंखें, सरकार की आंखें और कान खोलने के लिए जो काम किया, इन बच्चों को इनाम देना चाहिए और शाबाशी देनी चाहिए कि कम से कम इस सरकार की जो ढींगे हारती है। विश्वगुरु, सारे विश्वगुरु बन गए, एक चौकीदार बना, सब चौकीदार, सारे विश्वगुरु कहाँ गए? विश्व में कहीं भ्रमण पे थे? ब्रह्मांड में थे, ब्रह्मा की गोदी में बैठे थे भूतनी के? ये बताओ मुझे, जो यहाँ पे ये घुस गए। और लोकतंत्र की मुख्य अदालत कौन सी है? संसद भवन। इसलिए संसद भवन में गए। इन्हें लगा कि हम कहीं भी जाते हैं मेमोरेंडम दें, ज्ञापन दें, वो रद्दी के टोकरे में फेंक दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं नेताओं के हाथ में नहीं आता हमारा मेमोरेंडम। और इन्हें लगा, इसीलिए इन्होंने कहा पक्ष हो या विपक्ष हो, वहाँ कम से कम दोनों पक्ष बैठे होंगे, उनके बीच जाके हम अपनी बातें रखेंगे। यही सोच के संसद भवन के अंदर घुसे। बिल्कुल क्रांतिकारी कहीं ना कहीं भगत सिंह से प्रेरित थे, उसी तर्ज पे काम किया जैसे भगत सिंह ने किया था। क्या किया? असेंबली में बम फेंका था। इन्होंने तो बम जैसी घटना भी नहीं थी, बारूद कोई फेंका नहीं। धुआं कर दिया संसद में सर। अरे धुआं वो कोई, यार एक बात बताओ, वो कोई जहरीला धुआं नहीं था। ये वो धुआं था जो एवरेस्ट चोटी पे जो चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं। अगर बम होता तो बचते क्या हो? एक बात बताओ, 40-50 सांसद तो उड़ लिए होते और सीधे प्रभु राम के चरणों में जाके पहुंचते स्वर्ग लोक, समझे? कहीं तमंचा होता, बंदूक होती, राइफल होती। कहानी सुरक्षा में चूक, इन पे दिया मुंह पे थूक कि ये रे बेरोजगार, ये रे गरीब, ये रे शोषित, ये रे वंचित, ये रे अगड़े, ये रे पिछड़े, ये रे लंगड़े, किसी को भी न्याय नहीं है, समझे? सब तो थे। जंतर मंतर जाते, रामलीला मैदान जाते, संसद में क्यों गई? आधा जंतर मंतर देखा, महिला खिलाड़ियों को कैसे कूटा, महिला खिलाड़ियों की क्या हालत हुई, कैसे कूटा पीटा। मारेंगे क्या जाकर संसद? किसको मार दिया?
कहाँ बम था? अगर बम होता है, पिस्तौल होती तो फिर क्या होता? होते को तो कुछ भी होता, होते को तो मोदी को उठा के ले जाते हैं, मोदी कुछ भी हो जाता। इस कुछ भी होने का मतलब क्या ये है? सब और जो किससे है, ये विपक्ष की? भाई जो इनके शासन में जो हुआ है, मणिपुर में जो बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके उनका बलात्कार हुआ है, इस पे राज्य है, राम राज्य है। हाँ, राज्य में तो कौन अंधभक्त बे? वो भूतनी के, वो राम राज्य वाले है। पहले बात सुन लो बे। राजपूत जी, देश मजबूत हाथों में है, उसके बावजूद संसद में घुस गए असामाजिक तत्व। क्या देश मजबूत हाथों में है? क्या लगता है नई संसद है सर ये? भाई असामाजिक तत्व कहाँ से आ गए? कोई चोर घुसे हैं, जेब कतरे घुसे हैं, शिक्षित घुसे हैं, अनपढ़ घुसे हैं क्या? भाई देश के युवा घुस गए। आप मुझे बताओ, जब आप सरकार न्याय नहीं देगी, उनको रोजगार नहीं देगी, तो कहाँ जाएंगे? समझे, बहन बेटियों की इज्जतें लूटेंगे भारत के अंदर हैं। जो कहेंगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो कौन जाएगा? कहाँ न्याय मांगने जाएगा? आप मुझे बताइए, किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने किसान बैठे, उनको क्या कहा इस भारत सरकार के, इसी ने, भाजपा सरकार ने, कि आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं। 13 महीने बैठने के बाद तब जाके कहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, किसान भाइयों को। तो एक बात हो, इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। वो 13 महीने बैठने के बाद भी आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी लागत और मेहनत का दाम नहीं मिल रहा है, MSP का रेट नहीं मिल रहा है। यहाँ अब दूसरी जगह आ जाओ, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाती है महिला खिलाड़ी है, वो बैठती हैं, उसका हस्तक्षेप के कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, FIR लॉन्च कराता है। उसके बाद वो धरना प्रदर्शन देती हैं, उसके बाद भी उन्हें न्याय और इंसाफ नहीं मिलता, और उनको इनके द्वारा, सरकार के द्वारा है तंग किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, रात को जंतर मंतर पर कूटा पीटा जाता है, डराया जाता है, और उन्हें मजबूर किया जाता है समझौता करने के लिए। तो एक बात बताओ, लोकतंत्र और संविधान की गरिमा कहाँ गिरा दी इन्होंने? उसके बाद जाइए मणिपुर से कौन आदमी बचा हुआ है? आप मणिपुर को देखिए, मणिपुर में क्या हुआ? देश के सेना के जवान की पूर्व जवान के पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ाते हैं ये लोग, ये पाखंडी ढोंगी, और उसका सब सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं, उसके यौन अंगों में उंगलियां डालते हैं। तो इससे क्या होगा? ये न्याय मिल रहा है? देश में अराजकता का माहौल है, आक्रोश है लोगों के बीच में। और कहीं ना कहीं जनादेश की बात करें तो देश का जनादेश है, चुनाव जो होता है EVM के माध्यम से हो रहा है। EVM मशीन का मतलब आप जान ही रहे हो, इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन। ये मशीन है, ये देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। और ये जो युवा हैं, कहीं ना कहीं जैसे संसद भवन में घुसे, ये जानते हैं कि देश की किसी भी अदालत में आज न्याय नहीं मिल रहा, कहीं पर भी जाओ कहीं न्याय नहीं मिल रहा। तो इन्हें लगा कि सबसे मजबूत अदालत है जनता की अदालत, और सबसे बड़ा अदालत है लोकतंत्र। आज से जो 22 साल पहले हमला जो हुआ सन 2001 में अटल सरकार में, उसमें एक जो दिल्ली पुलिस का सिपाही शहीद हुआ, और उसकी एक बेवा जो बची, वो भी इनको बचाने के लिए सांसदों के लिए वहाँ लड़ती रही संसद भवन के आगे, और वो होमगार्ड में तैनात थी, उसका नाम था राधा चौहान। उसकी टांगों में इतनी गोलियां लगी, वो बेचारी मेरे पास आती रही, न्याय के लिए गुहार इधर उधर लगवाते रहे, कहीं भी उसको न्याय नहीं मिला। और स्थितियाँ ये रही कि कहीं रेल की पटरियों के पास उसे जीवन गुजारना पड़ा, कभी कहीं। तो ये लोग वो हैं जो संसद की सुरक्षा में जिन्होंने गोलियां खाई, उनको नौकरी पक्की नहीं कर पाए, तो एक इसको क्या देंगे? यही वजह है बेरोजगारी का आलम है। बेरोजगारी के आलम में ये देखा आपने, नीलम थी, नीलम कितनी 6 डिग्रियाँ प्राप्त, बताइए 6 डिग्री, और सिविल सर्विस की आज भी तैयारी कर रही थी। उसकी स्थिति यह थी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई, उसने ये तक कहा कि मैं आत्महत्या करना चाहती थी। ये बेईमानी करें, बलात्कार करें, यौन शोषण करें, कुछ करें। स्थितियाँ ये है कि अभी एक बांदा की जज है, सिविल जज है, वो भी चिल्लाई कि बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। भाई उनने जो है ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी करी, वहाँ पे मैं चीफ जस्टिस को कहा, उनने भी नहीं देखा, उसे 6 महीने इंतजार करना पड़ा, 1000 से ज़्यादा ईमेल करने पड़े, तब भी उसकी सुनाई नहीं। उसके बाद भी उसके साथ सिविल जज के साथ क्या हुआ? जिला न्यायाधीश क्या करता रहा है? वो जब जज जो न्याय देने वाली खुद सुरक्षित नहीं है, वो अपनी गुहार लगा रही है, तो इसमें आम जनमानस का या बहन बेटी की इज्जत कैसे बचती होगी? ये जरूरत है, ये संसद पे हमला नहीं, ये जन आक्रोश है। तो आज जरूरत है शिक्षा, मेरी बात सुन लो, आज कहाँ बात थी? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, इन सबको खत्म कर दिया, धत्ता बना दिया इन लोगों ने। समझे नहीं? जब जब बीजेपी की सरकार केंद्र में होती है तभी संसद में क्यों घुसते हैं असामाजिक तत्व और बदमाश? देखिए, बीजेपी का मतलब ही है व्यापारी जनता पार्टी,
बलात्कारी जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बेकार जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, संस्कार जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, भारतीय हाँ बेकार जनता पार्टी। संस्कारी पार्टी, अरे कहाँ है, कौन सी संस्कार है? राष्ट्रवादी पार्टी। हाँ ये राष्ट्रवादी संस्कारी जो बलात्कारी बन गई है। मणिपुर में बलात्कार हुआ ना इनके शासन में, क्या कोई ऐसा सोच सकता? आज सेना के पूर्व सैनिक जो 80 लाख पूर्व सैनिक है वो भी वन पेंशन के लिए तरस रहे हैं। देश के वृद्धा जो वृद्ध बैठे हुए हैं आज भी ठुठरती ठंड में 80 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हैं अपना पेंशन मांगने के लिए। तो सरकार पर धिक्कार है, ना बच्चे बच रहे हैं ना बुजुर्ग बच रहे हैं, सब हाय हाय कर रहे हैं। देश के अंदर अराजकता का माहौल है, एक आक्रोश है, और आक्रोश है क्योंकि ये जो सरकार है ये जनादेश के माध्यम से नहीं आई है, ईवीएम के माध्यम से आई है। और जो ईवीएम का जो मुद्दा उछल रहा था ना है, उसको कहीं ना कहीं ठंडा करने के लिए इन बच्चों को आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। मोदी जी ने कहा था कि हम जो कपड़ों से पहचान लेते हैं आतंकवादियों को, उन्हें क्यों नहीं पहचान पाए जो सिक्योरिटी वाले? कपड़ों से पहले अपने इस पार्टी में देखे, पहले ये देखे कौन है ये जज जो महिला जज के साथ गलत कर रहे हैं, कौन है वो जो तुम्हारा एन बीरेन मणिपुर का जो बहन बेटियों को निर्वत, सेना के जवानों को, पूर्व सैनिकों की पत्नी को निर्वत दौड़ाते हैं, परेड कराते हैं, समझे, उनका सामूहिक रूप से बलात्कार करवाते हैं। और यही वजह थी कि ये संसद में भी जो कुछ उन्होंने कहा कि मणिपुर की महिलाओं को न्याय दो, ये नारे लगाए। उन्होंने कहा तानाशाही नहीं चलेगी, ये नारे लगाए। उन्होंने कहा जय भीम है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो एक बात बताओ, कौन आतंकवादी भारत माता की जय कहेगा? है कोई आतंकवादी ये कहेगा तानाशाही नहीं चलेगी? कोई आतंकवादी ये कहेगा कि मणिपुर की महिलाओं को न्याय दो? कोई आतंकवादी ये कहेगा वंदे मातरम? कोई आतंकवादी ये कहेगा भारत माता की जय? कोई आतंकवादी ये कहेगा कि जय भीम? है तो ये सोचने की बात है, सोचने का विषय है। यदि ये आरोपी मुस्लिम होते तब क्या होता सर आपकी नजर में? देखिए, मुस्लिम बार बार सब्जेक्ट लाना ठीक नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के नाम पर तो ये दुकान चला रहे हैं, ये चाहते हैं बार बार मुसलमान नाम आए, और लोग दूसरे भी। मैं कह रहा हूँ इस पर अब विराम लगना चाहिए। मुसलमानों के नाम पर बहुत मॉब लिंचिंग हो गई, दलितों, शोषितों, वंचितों के नाम पर बहुत मॉब लिंचिंग हो गई। कम से कम देश की ओर सोचा जाना चाहिए कि संविधान क्या राइट देता है, संविधान हमें क्या अधिकार देता है, लोकतंत्र हमें किस ओर ले जाता है, उस पर काम होना चाहिए। इसकी ओर पूरे देशवासियों को ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं आज जरूरत है देश को भगत सिंह की विचारधारा की। और आज जो छापामार कार्रवाई के तहत है जो ये आंदोलन हुआ है, ये छापामार कार्रवाई कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इनके साथ इस प्रकार से आतंकवादी जो तमके लगा रहे हो, कहीं ना कहीं पूरे देश में आक्रोश पहुंचेगा, और जितने युवा हैं कहीं ना कहीं फिर असेंबलियों में कूदेंगे, और उन्हें लगेगा कि हम देश हित में कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ राजपूत जी, बड़ा सवाल ये है कि भारत युवाओं का देश है और युवा इस संसद में घुस गए। ये पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, जबकि मोदी जी ने कहा था 2014 में कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर रोजगार दिया था तो बेरोजगार संसद में क्यों घुस गए? देखिए, ये तो घुसेंगे ही, ये बताने के लिए, इनके मुंह पे थूकने के लिए। तुम भी अपनी लुगाइयां छोड़ दो, उतने वाले तुम भी राम राज्य में शामिल हो जाओ और सती प्रथा को लागू कर दो। समझे, कोई भी सवाल उठा देगा तुम्हारी बीवी को, वो सती प्रथा कर देना उसे, समझे, सती बना देना। पहले अपने घर से शुरुआत करो, समझे। ये पाखंडवादी लोग नहीं चाहते, वो राम राज में जो शिक्षा से वंचित रखते थे पूरे भारतवासियों को, काम करना चाहते हैं। बहन बेटियों की सरेसाम इज्जत लूट लेना चाहते हैं। बहन बेटियां गर्भवती हो जाए तो पिछवाड़े पे लात मार के घर से बाहर निकाल देना चाहते हैं। ये महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहते। ये रामराज वही है। नारी बंधन शक्ति मना रहे हैं वो। कौन सी नारी बंधन? ये तो वो हैं जो कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी, समझे नहीं। ये वो भिखारी भिखमंगे हैं जो भारतवासियों के दया दान पे पलते हैं और उन्हीं को आंखें दिखाते हैं। ये भिखमंगों को बताना पड़ेगा कि भीख से कुछ नहीं चलेगा। ओ भिखमंगो, समझे, अपने आप को बताते हो हम सर्वोच्च कुल के, अबे भीख मांग के पलते आए हो, और जो तुम आरक्षण खा रहे हो हजारों वर्षों से भीख मांगने का, पाँव छुआने का, आशीर्वाद देने का, ये कौन है? ये आरक्षण नहीं है तो क्या, भीख नहीं है तो क्या है तो भिखमंगे तो भिखारी बनाएंगे ना भारतवासियों को। अरे ज्ञान है उनके पास, वेद पढ़े, ग्रंथ पढ़े, अरे वेद पढ़े तो काय के वेद पढ़े? संविधान किस लिए? संविधान की शपथ क्यों लेते हैं? जब वेद पढ़े हैं तो वेद, जैसे बाबा बागेश्वर। अब तो मैं फिर कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है।